नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 24 जुलाई 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और पीआईबी से संबंधित प्रमुख घोषणाओं के आधार पर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछते हैं। इसी के साथ साथ विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं और अंतिम भाग में आज के हम प्रमुख तथ्य की चर्चा करते हैं। आज के हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन केवल मंत्रियों के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है। देखिए, केवल मंत्रियों का ये दिया गया, इसके कारण से ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि केवल मंत्रियों के खिलाफ ही नहीं, जो भी सदन में सदस्य हैं उन सभी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वहां पर विशेषाधिकार जो सदस्यों को प्राप्त है और अलग अलग समितियों के सदस्यों को प्राप्त है, वो संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत दिया गया है। अगर हम राज्य की विधायिका में देखें तो सदस्यों को और अन्य समितियों के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनके संबंध में अनुच्छेद 194 में चर्चा की गई है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट आपका गलत है। दूसरा, अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। दूसरा कथन सही है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति स्वयं में निर्णय ले सकते हैं या समिति बना सकते हैं। अगर हम लोकसभा में देखें तो विशेषाधिकार हनन के संबंध में जांच करने की जो समिति है उसमें सदस्यों की संख्या होती है 15, जबकि अगर हम राज्यसभा में बात करें तो इस तरह की जो समिति बनाई जाती है उसमें सदस्यों की संख्या होती है 10। तो इस समिति के माध्यम से भी जांच की जा सकती है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट गलत है, दूसरा सही है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया गलत कौन सा है, तो केवल पहला गलत है, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है ए, केवल एक गलत है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में सीपीआईएम पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं जॉन ब्रिटास। उनकी तरफ से भारत के विधि मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव लाया गया है। इसी संबंध में हमने आपसे यह प्रश्न पूछा है। अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगर हम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात करें तो उसके अलग अलग जो विद्रोह के केंद्र थे और जो प्रमुख नेता उस केंद्र से जुड़े हुए थे उनके संबंध में मिलान करने के लिए प्रश्न में पूछा गया है। पहला अगर हम देखें कानपुर, और यहाँ पर दिया गया है नाना साहेब, ये बिल्कुल सही मिलान है। झांसी की अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की अगर हम बात करें बेगम हजरत महल, फैजाबाद की बात करें मौलवी अहमदुल्ला। बिहार में अगर हम बात करें तो ये नेतृत्व तो कुंवर सिंह के द्वारा दिया जा रहा था, न कि जयदयाल सिंह के द्वारा। जयदयाल सिंह की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के क्षेत्र में प्रमुख रूप से एक तरह से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पर पांचवा जो भाग है वो आपका गलत है। 1, 2, 3, 4 ये चारों मिलान सही हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है सी, केवल 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर यह प्रश्न हमने इसलिए पूछा है क्योंकि लेखक रुद्रांशु मुखर्जी की एक पुस्तक है ए बेगम एंड ए रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857। इसी पुस्तक के संदर्भ में हमने 1857 में जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं अलग अलग जगह पर आंदोलन के, उनके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा है। आप ध्यान रखें, दिल्ली की अगर हम बात करें उस समय तो नेतृत्व बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान के द्वारा प्रमुख रूप से किया जा रहा था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला। कानपुर में अगर हम देखें नाना साहिब, राव साहिब, तांत्या तोपे, अजीमुल्ला खान। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह। राजस्थान में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। फर्रुखाबाद में तुफजल हसन खान। असम में कांडपारेश्वर सिंह, मनीराम दत्त बरुआ। और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, इसकी उत्पत्ति बिहार के मैथिली गांव से हुई है। तो प्रमुख रूप से माना जाता है कि जो इसकी उत्पत्ति है वो बिहार के मैथिली गांव से हुई है। जहां तक मधुबनी पेंटिंग की बात करें, इसे मिथिला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रमुख रूप से बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है वहां पर मधुबनी जिले में इसको प्रमुख रूप से विकसित किया गया है। मधुबनी पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त है। ध्यान रखें, इसको भौगोलिक संकेतक एक तरह से प्रदान किया गया है, जिस कारण से इसकी विशेषता है प्रमुख रूप से संरक्षित की जा सकी है। इसके नकली रूप और गलत तरीके से उपयोग को रोका जा सके, इसीलिए मधुबनी पेंटिंग को भौगोलिक सूचक एक तरह से प्रदान किया गया है डब्ल्यूटीओ के नियम के अंतर्गत, जिससे कि इसकी जो विशेषता है उसको वास्तविक रूप में ही संरक्षित किया जा सके। यहाँ पर 1 और 2 दोनों पॉइंट सही हैं, इसीलिए आंसर है आपका सी, दोनों सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कोविड-19 के समय अगर हम देखें तो मधुबनी पेंटिंग एक तरह से जिन कलाकारों के द्वारा की जा रही है
उनमें एक तरह से कह सकते हैं उनको आर्थिक रूप से जो मदद मिल सकती है उसको लेकर स्थितियां थोड़ी सी नाजुक हुई थी। लेकिन माना जा रहा है कि कोविड-19 के समय ही जिस तरह से ऑनलाइन स्टोर हैं वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग का उपयोग करके अलग अलग तरीके से जो उनके उपयोग हैं वो किए गए। मधुबनी पेंटिंग का जो ब्रांड है वो तेजी से एक तरह से आगे बढ़ा। अगर हम देखें तो इसको अलग अलग तरीके से कैनवस या अन्य भागों पर भी बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ी और इसे लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। हम अपनी परंपरागत कलाओं को अगर वर्तमान आधुनिक स्तर पर मजबूती से आगे बढ़ा पाएं, इस तरह की कला है वो भविष्य में लंबे समय तक संरक्षित रहेगी। और कोविड-19 के समय मधुबनी वॉल पेंटिंग की जो स्थिति है वो तेजी से आगे बढ़ी है और उसका प्रचार प्रसार बढ़ा है। उसी संदर्भ में हमने यहाँ पर यह प्रश्न आपसे पूछा है। अगर आप मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें त्योहार या कोई व्रत रखे जाते हैं या सूर्य पूजा का जो प्रमुख रूप से छठ का उत्सव होता है बिहार में, उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से यह कलाकृतियां बनाई जाती हैं। आज के चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? बायोसिमिलर की एक सरल संरचना होती है जबकि रासायनिक दवाओं की अपेक्षाकृत जटिल संरचना होती है। बायोसिमिलर भंडारण और संचालन के प्रति संवेदनशील होते हैं जबकि रासायनिक दवाएं स्थिर होती हैं। इन दोनों पॉइंट के आधार पर आंसर करने से पहले हम प्रमुख रूप से अंतर देखते हैं कि जब हम रासायनिक दवाओं की बात करते हैं और बायोसिमिलर की बात करते हैं तो प्रमुख अंतर क्या है। सामान्यतः आप देखें जब हम ब्रांडेड दवाओं की बात करते हैं, सिंथेटिक दवाओं की बात करते हैं तो वो एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया से बने हुए हैं, यानी अलग अलग रसायनों से एक तरह से उनका निर्माण हुआ होता है। इसके विपरीत अगर हम दूसरी तरह की दवाएं देखें तो उनमें जैविक भागों का उपयोग किया जाता है, यानी एक तरह से सूक्ष्म जीवों का वहां पर उपयोग किया जाता है, तो वो जीवित स्रोतों से बनी होती हैं। तो दो तरह की दवाएं हो गई, रासायनिक रूप में जो प्रमुख रूप से ब्रांडेड दवाएं आप उपयोग करते हैं, और दूसरा अगर हम देखें वो दवाएं जिनमें एक तरह से जैविक भाग का उपयोग किया जाता है। तो दो एक तरह से अलग अलग भाग आप देख सकते हैं। केमिकल फॉर्मूले से बनी हुई जो दवाइयां हैं उनके जो फॉर्मूले हैं वो एक तरह से पेटेंटेड हैं, तो वो काफ़ी महंगी दवाएं होती हैं। तो उनका जो सस्ता एक तरह से जो प्रकार है उसको बनाया जाता है जेनरिक दवाओं के रूप में। तो जेनरिक दवाएं अगर हम देखें तो वो सिंथेटिक दवाओं का एक पूर्णतः कह सकते हैं एक इमेज होती है, यानी पूरी तरह से सेम परिवर्तन करके जेनरिक दवाएं बनाई जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें उन दवाओं की जिनमें जैविक भाग का उपयोग किया जाता है तो उनको हम बायोलॉजिक्स एक तरह से कहते हैं। तो ये जो दवाएं हैं इनमें आप ध्यान रखें क्योंकि जटिल अणु शामिल होते हैं, तो आप पूरी तरह से इनको जैसे जेनरिक दवाओं में केमिकल दवाओं का बिल्कुल सेम फार्मूला यूज करके आप सस्ता वर्जन बना सकते हैं, एक किफ़ायती उसका रूप बना सकते हैं, वैसा बायोलॉजिक्स में करना आसान नहीं होता है। कारण क्या है, जब हम रासायनिक दवाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से जो भी मॉलिक्यूल शामिल हैं वो सरल रूप में एक तरह से रखे जाते हैं, बहुत जटिल या कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। जबकि जैविक एक तरह से भाग उपयोग करके जो दवाएं बन रही हैं, यानी अगर हम बायोलॉजिक्स की बात करें, यहाँ पर जो अणु होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं। तो उनको एक तरह से अगर आप परिवर्तित करके सस्ता एक प्रकार बनाना चाहें तो पूर्णतः नहीं बनते हैं। जेनरिक दवाओं की तरह ही जो दवाएं जैविक रूप में बनती हैं उनका सस्ता प्रकार बनाने के लिए एक तरीका उपयोग किया जाता है और उसको कहा जाता है बायोसिमिलर। आप ऐसा कह सकते हैं कि रासायनिक दवाओं का जो सस्ता प्रकार है जिन्हें हम जेनरिक कहते हैं, इसी तरह से जैविक एक तरह से भाग उपयोग करके जो दवाएं बनती हैं जिनको बायोलॉजिक्स कहा जा रहा है उन्हीं का सस्ता प्रकार है बायोसिमिलर। लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पर सिमिलर कहा जा रहा है, लगभग मिलता जुलता, पूर्णतः मिलता जुलता नहीं है। जैसा कि जेनरिक दवाओं में पूर्णतः एक तरह से मिलान हो जाता है वैसा बायोसिमिलर में नहीं होता है। जेनरिक दवाओं में आप देखें कि मूल जो ब्रांडेड दवा है उसके समान ही होती हैं, तो लागत काफ़ी कम होती है क्योंकि इनका बार बार परीक्षण करके चेक करने की आवश्यकता इनको नहीं रहती क्योंकि पूर्णतः समान होती हैं। जबकि बायोसिमिलर में आप देखें क्योंकि जीवित जीवों से बनी होती हैं और एक तरह से समान तत्व नहीं होते हैं, जो असली दवा का है उसका बिल्कुल समानता नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखें जब हम जेनरिक दवाओं की बात करते हैं तो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में ये बहुत सस्ते हैं, लेकिन जिन दवाओं में जैविक भाग का उपयोग किया गया है और उनका सस्ता प्रकार जो बायोसिमिलर बनाया जा रहा है वो उतना सस्ता नहीं होता जितना जेनरिक होता है। कारण यहाँ पर परीक्षण करने की जरूरत होती है, जेनरिक दवाओं में परीक्षण करने की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। ये प्रमुख एक अंतर होता है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें जब हम बात करते हैं कि जैविक दवाओं का ही एक सस्ता प्रकार बनाया जा रहा है बायोसिमिलर में, तो उनको एक तरह से एकत्र करके रखना, उनको संरक्षित करके रखना, उसमें एक तरह से काफ़ी जटिलताएं रहती हैं।
हैं तो वो एक समस्या के रूप में माना जाता है। इसी अंतर के आधार पर हम दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। बायोसिमिलर के लिए कहा जा रहा है कि सरल संरचना होती है, रासायनिक दवाओं की अपेक्षाकृत जटिल संरचना होती है। तो ध्यान रखें यहाँ पर ये गलत है। बायोसिमिलर की जो संरचना है वो जटिल होती है। रासायनिक दवाओं में आप देखें तो संरचनाएं सरल होती हैं, सिंपल होती है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा, बायोसिमिलर भंडारण और संचालन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि रासायनिक दवाएं स्थिर होती हैं। तो ध्यान रखें ये स्थिर होते हैं, लेकिन जो बायोसिमिलर हैं वो काफी संवेदनशील होते हैं, कैसे उसका आप भंडारण कर रहे हैं और कैसे उसको संचालित कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जैविक भागों से एक तरह से बने होते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ आपका सही है, पहला गलत है, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है बी, केवल 2 सही है। डेली क्विज के दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न आपको देते हैं। आज का प्रश्न हमने 2017 की परीक्षा से लिया है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय कैरियर सेवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार की एक पहल है। ध्यान रखें यह पहल अगर हम देखें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय की पहल है, यानी यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा, देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार हेतु मिशन मोड में राष्ट्रीय कैरियर सेवा शुरुआत की गई है। ध्यान रखें इसे अशिक्षित युवाओं के लिए नहीं शुरू किया गया सामान्यतः, यानी जो एक तरह से रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको कैरियर एक सर्विस देने के लिए इस राष्ट्रीय कैरियर सेवा की शुरुआत की गई है। इस राष्ट्रीय कैरियर सेवा की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट गलत हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है डी, ना तो 1 ना ही 2। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम भारत में प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज के प्रमुख तथ्य में हमने प्रतिस्पर्धा अधिनियम को इसलिए लिया है क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से उस याचिका को एक तरह से रद्द कर दिया गया है जिसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा उनके खिलाफ जो जांच प्रारंभ की गई है उसको रोकने के लिए एक तरह से अपील की थी। प्रतिस्पर्धा अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा साधन होता है कि आम आदमी को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुएं और सेवाएं व्यापक रेंज तक पहुंचे। अब जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो उत्पादकों के पास नया करने और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अधिकतम प्रोत्साहन होता है। इससे लागत कम होगी और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प बढ़ेगा। तो प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने का उद्देश्य यही है कि लागत कम होकर बाजार में वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित रहें और उपभोक्ताओं के पास अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के विकल्प होने चाहिए। यह प्रमुख रूप से प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था के बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अगर हम बात करें तो उसका प्रमुख लक्ष्य यही है कि अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे, उत्पादकों को एक समान अवसर प्राप्त हो, यानी बड़ी कंपनियां हो या छोटी कंपनियां समान रूप से कार्य करने की सुविधाएं उनको मिले। तो अवसर की जो समानता है वो अगर लाई जाती है तो वो एक तरह से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का प्रमुख आधार है। इसके माध्यम से प्रमुख रूप से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्य यह है कि बाजारों को उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए मजबूत करना। यह प्रमुख रूप से प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में जब हम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की बात करते हैं तो ये 2007 में संशोधित किया जा चुका है और इसको अगर हम लागू करने की बात करें तो इसको 2003 में लागू किया गया। 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया तो इसका मतलब इसके पहले भारत में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए कोई कानून नहीं था। तो आप ध्यान रखें इस कानून से पहले भारत में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने, एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून काम करता था, MRTP एक्ट 1969, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, यानी एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार नीतियों संबंधित कानून 1969। इसके माध्यम से प्रमुख रूप से भारत में प्रतिस्पर्धा को बनाया जाता था और एकाधिकार को रोका जाता था। इस अधिनियम का प्रमुख रूप से उपयोग यह है कि प्रतिस्पर्धा विरोधी जो समझौते हैं उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति, यानी अगर बाजार में उनकी स्थिति सर्वोच्च है तो उसका दुरुपयोग करना, अलग अलग प्रकार के संयोजन यानी कंपनी के द्वारा किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करना, नियंत्रण प्राप्त करना या किसी अन्य कंपनी का अपने में विलय कर लेना, इसको एक तरह से यह प्रतिबंधित करता है अगर प्रतिस्पर्धा के जो नियम है उनका उल्लंघन होता है। अगर हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो यह प्रमुख रूप से 14 अक्टूबर 2003 को गठित किया गया। इसने मई 2009 से पूर्ण रूप से कार्य प्रारंभ किया। कारण यह है कि 2003 से लेकर 9 के बीच में MRTP के जो एक तरह से केस थे वो संचालित किए जा रहे थे। तो अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो मई 2009 से इसने कार्य प्रारंभ किया। स्थापना आप ध्यान रखें 14 अक्टूबर 2003 को कर दी गई थी। अगर हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें, इसमें एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार के द्वारा 6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं।
प्रमुख रूप से जो कार्य है वो प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य है। इसी तरीके से किसी भी कानून के तहत अगर कोई स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है और उसने आयोग को प्रतिस्पर्धा के संबंध में अपनी राय देने के लिए कहा है तो आयोग के द्वारा उस पर राय दी जाती है। प्रतिस्पर्धा की वकालत करने, जन जागरूकता पैदा करने और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने का कार्य भी प्रमुख रूप से इस आयोग के द्वारा किया जाता है। अगर हम आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की बात करें तो इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक चयन समिति के माध्यम से की जाती है। तो चयन समिति जिन सदस्यों को एक तरह से अनुशंसित करती है उन्हीं में से अंतिम रूप में अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किया जाता है। चयन समिति में आप ध्यान रखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष होता है। इसी के साथ साथ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव सदस्य होते हैं, विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव वो भी सदस्य होते हैं और 2 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ यहाँ पर रखे जाते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रतिस्पर्धी कानून और नीतियों के संबंध में एक तरह से विशेष ज्ञान हो और उनके पास पेशेवर अनुभव हो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा अगर किसी केस के संबंध में कोई निर्णय दिया गया है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है और ये अपील करने के लिए केंद्र सरकार ने एक संस्था बना रखी है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल। जब भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा निर्णय दिया गया है तो निर्णय प्राप्ति के 60 दिन के अंदर अंदर इस अपीलीय न्यायाधिकरण में एक तरह से अपील की जा सकती है। मान लीजिए इस न्यायाधिकरण के निर्णय को भी किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो उसके पास मौका होता है कि न्यायाधिकरण के आदेश के 60 दिन के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। ये हमारा 24 जुलाई 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।